Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, our environment. It is a one short lecture. The table of content should be mentioned over here. Let us start. So let's start from the introductory part. इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो इकोलॉजी लॉजी जो वर्ड है लोगोस, इसका मतलब होता है स्टडी से। ठीक है, तो इकोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी हम क्या करते हैं? एनवायरमेंट और उसकी सराउंडिंग। इन्वायरमेंट या आप कह सकते हो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और उसके सराउंडिंग के साथ इनका जो आपस में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, इसी को हम क्या कहते हैं कि ये इकोलॉजी है। इसकी स्टडी हम करते हैं इकोलॉजी के अंदर, ऑर्गेनिजम्स की उनके सराउंडिंग के साथ। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम को अगर हमें डिफाइन करना हुआ तो हम मेंशन करेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उन, और जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? वो इकोसिस्टम। सो वी कैन मेंशन ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है बायोटिक या लिविंग फैक्टर बायोटिक। ठीक है, ऑल द लिविंग कंपोनेंट एंड all the non-living, नॉन लिविंग को कह देते हैं हम है एबायोटिक। ठीक है, कंपोनेंट या फैक्टर ऑफ एन एरिया, यानी एक एरिया के अंदर, मान लो आप ये एरिया है, इस एरिया के अंदर जितने भी लिविंग कंपोनेंट होंगे और जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट होंगे, यानी जितने भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर होंगे, वो क्या करेंगे? इकोसिस्टम फॉर्म करेंगे। यही क्या कहलाएगा? एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम जो होता है वो लार्ज भी हो सकता है, लाइक फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का एग्जाम्पल एक इकोसिस्टम का, ग्रास लैंड, ये एग्जाम्पल किसका है? इकोसिस्टम का। तो लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। स्मॉल यानी कहा जाएगा एक ड्रॉप ऑफ वाटर, ए ड्रॉप ऑफ वाटर, ये भी इकोसिस्टम फॉर्म करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो इकोसिस्टम होते हैं वो परमानेंट भी होते हैं, यानी हमेशा रहेंगे, और टेम्परेरी भी होते हैं, यानी जो खत्म हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो हम इकोसिस्टम को लेके याद रखेंगे। इसके बाद इकोसिस्टम को डिफाइन करने के लिए आपकी डिफिनेशन पूछी जाती है। बेटर टेक्स्ट आपको यहाँ पे और मिल जाएगा कि ये टर्म किसने दिया था, और रेस्ट पार्ट हमने पीछे मेंशन कर लिया है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने तरह के होते हैं ऑन द बेसिस कि ये नेचर से ने बनाया, यानी नेचुरल है, या ह्यूमन मेड है, या मैन मेड है। ह्यूमन मैन मेड है। ठीक है, तो इकोसिस्टम के टाइप्स, अगर हम सिस्टम के टाइप्स जो हो जाएंगे मेजरली, ये दो तरह के होते हैं। अगर नेचर ने बनाया है, दैट इज नेचुरल, ठीक है, नेचर की तरफ से, और अगर मैन मेड है, ह्यूमंस ने बनाया है, तो इसको हम कह देते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आगे हम मेंशन कर लेंगे। ठीक है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के टाइप हैं, तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम नीचे आप यहाँ में लिख देना मैन मेड। अब एग्जाम्पल आपको मेंशन कर लूंगा कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है। तो नेचुरल क्या? पॉन्ड्स, लेक्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ये सब क्या है? ये सारे आपके नेचुरल हैं। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं। आर्टिफिशियल यानी जिसे ह्यूमंस ने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में गार्डन्स होते हैं, इसके अलावा किचन गार्डन्स जो होते हैं, ये गार्डन या किचन गार्डन्स एग्जाम्पल किसके हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, गार्डन या किचन गार्डन। इस और क्या हो सकता है? क्रॉप फील्ड्स जो लगाई जाती हैं, वो भी एग्जाम्पल है आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। उसके अलावा एक्वेरियम,
ये किसका एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ओके, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। हमने पीछे बात किया कि जितनी भी चीजें, जितने भी लिविंग फैक्टर्स होते हैं और जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं किस पर्टिकुलर एरिया के, वो कहलाते हैं, वो क्या कंपोज करते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट्स के क्या क्या हो गए इकोसिस्टम के? पहला हो गया हमारा बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट जैसा हमने पीछे मेंशन किया, बायोटिक कंपोनेंट्स यानी सारी लिविंग, जितनी भी लिविंग चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, सारी लिविंग चीजें। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, इंसेक्ट्स, एटसेट्रा। और एबायोटिक फैक्टर्स क्या है? एबायोटिक फैक्टर्स, इसमें और भी एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? फंजाई, बैक्टीरिया। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? नॉन लिविंग जितनी भी कंपोनेंट्स हैं, दैट इज एग्जांपल इनका आप क्या ले लोगे? सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, ठीक है, प्रेशर। ये सब क्या हो जाएंगे? ये सारे आपके एबायोटिक फैक्टर हो जाएंगे। और ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ट्री है, फॉर, ठीक है, या आप मान लो ये ग्रासेस हैं, इस पे एक ग्रास ऊपर रहता है, तो ये ग्रास जो है इस ग्रास ऊपर को अफेक्ट करेंगे, और इस ग्रास ऊपर के ना होने से ये ग्रास भी अफेक्ट होगी। ठीक है, यहाँ की जो एयर होगी, इसकी जो सॉइल्स होंगी, ये सब क्या करेंगे? एक दूसरे से ये इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बायोटिक और एक बायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इनके ये जो लिविंग चीज है इसके सर्वाइवल के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, ये सॉइल, सॉइल के लिए भी ये मस्ट है, इस लिविंग थिंग का होना। ठीक है, तो इनका आपस में इंटरेक्शन ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी के अंदर इसे हम पढ़ते हैं। और बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मिलके बनाते हैं आपका इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब से आप क्या समझते हो? कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम पीछे जाएं, यहाँ पे हमने पढ़ा बायोटिक कंपोनेंट, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे अदर एग्जाम्पल अगर हमें ऐसे मेंशन करना हुआ कि प्लांट्स जो होते हैं इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं फूड का। ठीक है, ये प्रोडक्शन का काम करते हैं, और इस फूड पे डिपेंड होते हैं अदर एनिमल्स, दैट इज हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। ठीक है, ये इस पे डिपेंड होते हैं। तो ये आपके बायोटिक कंपोनेंट्स अगर हमें बात करने हो, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में हम कह देंगे कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, दैट इज प्लांट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, इन्हें क्या कह देंगे कि ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आपके किसके हो जाएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स के। नेक्स्ट है हमारा फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन या फूड वेब क्या होता है? तो एक ग्रासलैंड या कोई भी इकोसिस्टम है, उसके अंदर जो सबसे नीचे होता है, दैट इज, अगर हम ग्रासलैंड से स्टार्ट करते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम से स्टार्ट करते हैं, तो ग्रासेस ये प्रोड्यूसर्स हो जाएंगी, ये प्रोड्यूसर हो जाएंगी, है क्या ये ग्रास? ठीक है, इस ग्रास को खाने के लिए कोई होगा, दैट इज कोई हर्बीवोर होगा, हर्बीवोर्स। ठीक है, ये हर्बीवोर कौन हो सकता है? गोट हो सकती है, शीप भी हो सकती है, रैबिट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, है। ठीक है, अब इस हर्बीवोर के ऊपर कोई कोई होगा जो इसको खा रहा होगा। ठीक है, इसको खाने वाला कोई होगा, तो हर्बीवोर्स को कौन खा रहा है? ये हो गए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, और ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गए? हमारे हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स को खा कौन रहा है? मान लो इनको लायन खा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके अलावा सेकेंडरी के बाद टर्शरी भी आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ग्रास है, ग्रास पे डिपेंड कौन करता है? ग्रास होपर्स, ग्रास हॉपर्स होते हैं ग्रासेस पे। ग्रास हॉपर्स को कौन खा रहा है? आपके फ्रॉग,
फ्रॉग को कौन खा रहा होता है? स्नेक। और स्नेक को फाइनली कौन खाएगा? ईगल। ठीक है। तो ये भी एक फूड चेन है, एक फूड चेन हमारी इधर बन गई और एक फूड चेन हमारी इधर बन गई। ये जो सब प्राइमरी जो जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं, दैट इज द प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है। तो हम ने पहले भी पढ़ा है कि जो प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कार्निवोर्स होते हैं या हर्बीवोर्स होते हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स या एनिमल्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम, नॉट प्लांट्स, जो हर्बीवोर्स होते हैं और जो कार्निवोर्स है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि एनर्जी फ्लो हो रही है एक डायरेक्शन में, यानी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं इनकी क्वांटिटी, इनका नंबर ज्यादा होता है, ग्रेटर इन नंबर। प्लांट्स का नंबर क्या होता है? ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन टू हर्बीवोर्स। ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनका नंबर ग्रेटर होता है, ये याद हम रखेंगे। दूसरा, जो एनर्जी फ्लो होती है, एनर्जी फ्लो हो रही है, बिफोर दिस हम ये अंडरस्टैंड, ये समझते हैं कि ये जो है, ये प्लांट, सन से जो एनर्जी आई, सन से, ठीक है, सन से जो एनर्जी आई, प्लांट ने उस एनर्जी को ट्रैप किया और फूड बनाया। ठीक है। तो जो एनर्जी आई उसमें से सिर्फ 1% एनर्जी ही प्लांट यूज करता है। ठीक है। सिर्फ 1% इसने ट्रैप किया लाइट को, और उसकी हेल्प से इसने फूड बनाया। अब ये फूड जब नेक्स्ट पे पहुंचेगा तो सिर्फ 10% ही एनर्जी आगे ट्रांसमिट करेगी, यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को पहुंचेगी। ठीक है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी हर्बीवोर्स तक पहुंचेगी। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसमिट की जाएगी। फिर इनसे इन तक जो एनर्जी पहुंची, उन इनके अंदर से फिर नेक्स्ट जो लेवल होगा उसमें 10% की एनर्जी पहुंचाई जाएगी, यानी रेस्ट जो 90% है, ठीक है, वो जो है एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल उसको यूज कर लेता है अपने लाइफ प्रोसेस के लिए। लाइफ प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस में डिफरेंट, अपने डाइजेशन, अपने एक्सक्रीशन, अपनी डाइजेशन जो प्रोसेस के लिए, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के लिए, एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए, जितनी भी मैं उनके अपनी ग्रोथ के लिए वो 90% एनर्जी यूज कर लेता है, और सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को आगे भेजी जाती है। उसके बाद इस 10% में से ये ऑर्गेनिज्म जो होगा इस 10% का 90% अब ये यूज कर लेता है। ठीक है। इसके लिए तो ये 100% हो गया, ये 10%। अब उस इस एनर्जी का जो 10% होगा वो नेक्स्ट लेवल को, इसी को कहा जाता है 10% लॉ। 10% लॉ यानी 10% एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल में पास की जाती है। ट्रॉफिक लेवल दैट इज प्रोड्यूसर, एक ट्रॉफिक लेवल आपका हो गया। दूसरा ट्रॉफिक लेवल जो हो गया, जो इस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज हर्बीवोर्स। लायन जो है वो इसका तीसरा ट्रॉफिक लेवल हो गया। कहा जाता है जब एक फूड चेन बनती है, उस फूड चेन के अंदर 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ठीक है। 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ट्रॉफिक लेवल है क्या एग्जैक्टली जैसे आपने पढ़ा कि प्रोड्यूसर प्लांट्स क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल है, ये प्राइम सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल है। इसके बाद प्लांट्स पे डिपेंड कौन कर रहा है? हर्बीवोर्स, तो ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हो गया। ठीक है। एनर्जी फ्लो की हम बात कर रहे थे, सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे कि एनर्जी फ्लो जो होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है। यूनी डायरेक्शनल, ये एनर्जी जो फ्लो हो रही है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये एनर्जी जो होती है ये यूनी यानी एक डायरेक्शन में, यूनी मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में ये एनर्जी फ्लो होगी। एनर्जी फ्लो होगी यूनी डायरेक्शन। ठीक है। एनर्जी फ्लो होती है यूनी डायरेक्शन का मतलब इसी डायरेक्शन में जाएगी और एनर्जी वापस प्लांट्स तक अब वापस नहीं आती। एक बार एनर्जी इसने फ्लो कर दी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को, तो ये नेक्स्ट में ट्रांसमिट होगी, देन नेक्स्ट में ये वापस प्लांट्स तक या इसके नेक्स्ट पीछे बैक की एनर्जी बैक फ्लो इसका नहीं होता है। ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम याद रखेंगे। और ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं वो हम याद रखेंगे। ट्रॉफिक लेवल्स किसको कहा जा रहा है, और जब कोई फूड चेन बनती है उसमें कहा गया है कि 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल बनते हैं। हार्डली रीजन कि जैसे जैसे नेक्स्ट लेवल को जो एनर्जी ट्रांसमिट की जाती है, जो सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ये मान लो आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, इसके पास जो एनर्जी पहुंची है वो सबसे कम होगी। रीजन कि मान लो, 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल बनते हैं। हार्डली रीजन कि जैसे जैसे नेक्स्ट लेवल को जो एनर्जी ट्रांसमिट की जाती है, जो सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ये मान लो आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, इसके पास जो एनर्जी पहुंची वो सबसे कम होगी। रीजन
100% एनर्जी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को मिली। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को 100% एनर्जी मिली। अब इस 100% में से इसने 10% ही ऊपर भेजी। ये 10% जो फर्स्ट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को मिली, इस 10% में से, अब ये मान लो ये 10 जिसके लिए 100% है, या आप ऐसे समझो कि इसका 9% ये यूज कर लेगा और आगे सिर्फ इसको 1% बेचेगा, दैट इज 10% ही माना जाता है इसको, है इसका, ये इसके लिए 100% है तो इसने 90% यूज कर ली उस एनर्जी को और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को 10% भेज दी। फिर इसने नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को 10% भेजी, तो टोटल जो अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो कम होती जा रही है। इसने 100% में से 90% यूज की, 10% भेजी, फिर इसने उसमें से 90% यूज करके 10% भेजी, फिर इस ट्रॉफिक लेवल से आगे जो एनर्जी मूव कर रही है फिर से आपकी 10% ही आगे भेजी जा रही है। तो जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो 3 to 4 होते हैं। रीजन कि एनर्जी जो फ्लो होती है ऊपर जाते जाते एनर्जी जो होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो फूड चेन्स होते हैं कहा जाता है उसमें 4 to 5 भी ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें कि ग्रास जो है उसको ग्रास होपर खा रहा है, ठीक है, या कोई इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग स्नेक, तो यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल्स हमारे बढ़ गए। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स होती है वहां पे ट्रॉफिक लेवल 4 to 5 भी जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम याद रखेंगे। लेट्स सी फ्यू पॉइंट्स ऑफ द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं जहाँ जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया अभी, कि यहाँ पे क्या मेंशन है आपका, 1 मिनट, कि 1% एनर्जी जो होते हैं आपकी ग्रीन प्लांट्स या स्टेल इकोसिस्टम में इसको ले लिया जाता है। ठीक है, जो कि फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जब ग्रीन प्लांट इसको लेते हैं, ठीक है, लॉस एज हीट, जिसमें मैक्सिमम जो 90% एनर्जी है वो हीट डाइजेशन और अदर पार्ट ये ग्रोथ रिप्रोडक्शन में लॉस हो जाती है, और 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक भेजी जाती है। ठीक है, देयरफॉर 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, 10% लॉ, यानी हर ट्रॉफिक लेवल पर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो भेजा जाता है, इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये 10% लॉ है। 10% लॉ यानी हर ट्रॉफिक लेवल को 10% एनर्जी ही मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फूड चेन। तो फूड चेन के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि फूड चेन क्या होता है, तो फूड चेन फॉर एग्जांपल ग्रास है। ठीक है, ग्रास को खाने वाले सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता, यानी रैबिट भी हो सकते हैं, गोट्स भी हो सकती हैं, शिप्स भी हो सकती हैं, ठीक है, और लाइक रैट्स। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म जो होता है इस ग्रास को ईट नहीं करेगा। अब इनको ईट करने वाले भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इस ट्रॉफिक लेवल पे जो पाए जा रहे हैं हर्बीवोर्स, इन हर्बीवोर्स को खाने वाले बहुत सारे कार्निवोर्स होंगे। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो फूड चेन्स है वो बनाती हैं फूड वेब। वेब मतलब आप वेब से समझते हैं, हमें लोअर क्लासेस में आपने अंडरस्टैंड किया कि वेब में से एक जाल सा बन गया। ठीक है, तो हर ट्रॉफिक लेवल को, यहाँ पे देखो आप, कि हर ट्रॉफिक लेवल में मोर देन जो होते हैं वन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही चीज पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो वो क्या करते हैं, बनाते हैं फूड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एनर्जी फ्लो कैसे होती है एक इकोसिस्टम के अंदर, ये देखो आप, एनर्जी फ्लो डायग्राम एक इकोसिस्टम के अंदर, सनलाइट जो है प्रोड्यूसर्स तक पहुंची, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर, देन टॉप कार्निवोर्स तक एनर्जी पहुंचती है। ठीक है, ये एनर्जी फ्लो डायग्राम है, ये पूछा गया है ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं, नेम रख दिए गए कि आप फूड चेन्स बनाओ, फूड वेब बनाओ, इस तरह के क्वेश्चन, और 10% लॉ से भी क्वेश्चन आपका आया है पीवाईक्यू के अंदर। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स जो, और कुछ पॉइंट्स हमारे हैं, दैट इज 1 मिनट। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, कहा जाता है कि जब प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हम बहुत सारे पेस्टिसाइड्स
कहा क्या देख जाता है, ये हम देखते भी हैं कि पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स का यूज हम करते हैं प्लांट्स पे, हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। ठीक है, पेस्ट को हटाने के लिए पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए हमने यूज किया। इस पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का, ये केमिकल्स का एक्यूमुलेशन क्या होगा, प्लांट के अंदर होगा। ठीक है, प्लांट के अंदर ये केमिकल एक्यूमुलेट कर गए। ठीक है, और फिर जब इस प्लांट को इस हर्बीवोर ने खाया तो ये केमिकल इस हर्बीवोर के अंदर चले गए। देन इस हर्बीवोर को जब इस कार्निवोर ने खाया तो इस कार्निवोर के अंदर वो एक्यूमुलेशन हो गया उन केमिकल्स का। कार्निवोर को खाया टॉप कार्निवोर ने, तो कहा जाता है कि इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जो टॉप, जो जो टॉप जो लेवल होता है ट्रॉफिक लेवल का, उसके अंदर जो होता है केमिकल का एक्यूमुलेशन हो जाता है। फर्टिलाइजर जो पेस्टिसाइड जो प्लांट्स के अंदर थे फाइनली उस टॉपिक लेवल तक पहुंच गया, और इसी को कहा जाता है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर गए। ठीक है, तो नॉर्मली कहा जाता है कि हम जब खाने को खाएं, मतलब लाइक हम मार्केट से कोई चीज लाएं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, तो उसे हमें प्रॉपर वॉश करना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर वॉश करने से जो बाहर की चीजें होंगी, जो बाहर होंगी उनकी चीजें वो तो हट जाएंगी। ठीक है, वो रिमूव हो जाएंगी। लेकिन जो चीज ऑलरेडी इस वेजिटेबल के अंदर इसकी ग्रोथ के साथ आई है थ्रू सॉइल, वो चीज नहीं हो हटती है, और हर एक ट्रॉफिक लेवल में ये ट्रांसमिट होती जाती है। और टॉप जो लेवल होता है, टॉप लेवल दैट इज टॉप मोस्ट लेवल, उसके अंदर सबसे ज्यादा इसका एक्यूमुलेशन पाया जाता है, और इसी को कहा जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में डिस्कस किया गया है एनसीईआरटी के अंदर, कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है। तो ओजोन लेयर किस फेज में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओजोन, जो ओजोन गैस होती है वो, ओजोन जो गैस है ये हाईली पॉइजनस है। ठीक है, ये हाईली पॉइजनस है, लेकिन ये हेल्प क्या करती है, ये हेल्प करती है हार्मफुल रेज, हार्मफुल रे दैट इज यूवी जो रेडिएशन होती है उसको अर्थ तक आने से रोकती है, क्योंकि यूवी रेडिएशन जो है ये स्किन कैंसर कॉज करती है, स्किन कैंसर कॉज करती है यूवी रेडिएशन। ठीक है, तो इस रेडिएशन को अर्थ तक आने से, ठीक है, रोकता कौन है, ओजोन, द ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन की जो लेयर होती है। अब ये ओजोन लेयर फॉर्म कैसे होती है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कहा जाता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, इस ऑक्सीजन को यूवी रेडिएशन जब इन पे पड़ती है तो ऑक्सीजन को जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का ये क्या बन गया, एटम। अब ये ऑक्सीजन के एटम जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलता है तो बनाता है ओजोन, ओजोन गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये हेल्प किस पे करती है, यूवी रेडिएशन को अर्थ तक आने से रोकती है। और अगर अर्थ तक ये रेडिएशन पहुंचेगी, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या देखे गए हैं कि ये स्किन कैंसर कॉज करती है, अदर हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं इनके। ठीक है, तो अब ये फॉर्मेशन हो गया आपका ओजोन गैस का, लेकिन कहा जाता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, लाइक जो CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होती हैं, जो रेफ्रिजरेटर्स से निकलती हैं, रेफ्रिजरेटर्स से, एसी से। ठीक है, और जो मीथेन गैस होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है, ये सब क्या होती हैं, इस ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम करती हैं, डिप्लीशन का काम करती हैं, डिप्लीशन में हेल्प करती हैं। ये क्या करती हैं, डिप्लीट करती हैं, डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ठीक है, इनके डिप्लीशन में काम करती हैं, और जिसमें मेजर रोल जो प्ले करता है दैट इज CFC। तो हमें क्या करना है, हमें इको फ्रेंडली बनना है। हमारी जो एक्टिविटीज है हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इको फ्रेंडली बनेंगे। इको फ्रेंडली मतलब वो चीजें यूज करें
और रेफ्रिजरेटर्स जो बने, इंजीनियर्स वो रेफ्रिजरेटर्स बनाए जिसमें सीएफसीज की जगह पे इसका कोई रिप्लेसमेंट हो, ठीक है, सीएफसीज का रिप्लेसमेंट हो। तो ये चीजें बने ताकि हम इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट पे रहे, हमारी वजह से हमारा इन्वायरमेंट हार्म ना हो। क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हम पर ही पड़ेगा। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं तो उसका इसका जो निगेटिव इफेक्ट है वो हमारे ऊपर ही पड़ेगा। ठीक है। तो एनसीईआरटी की कुछ लाइंस है जो मेंशन है यहाँ पर कि 1980 के अंदर ओजोन जो लेयर है वो डिप्लीट होने लगी। और दूसरा एक पॉइंट हम ये मेंशन करेंगे कि जो ओजोन लेयर है ये जब ट्रॉपिक की तरफ बढ़ती है, ट्रॉपिक से पोलर की तरफ, तो पोलर रीजन पे इसकी थिकनेस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिक। ठीक है, 4 mm। और ये आपके ट्रॉपिक पे पाई जाती है 3 mm। ठीक है, ये सब आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे ज्यादा डेंस होती है पोल्स पे। ठीक है। तो 1980 में ये जो ओजोन की लेयर थी वो शार्पली डिक्रीज करने लगी। ठीक है। और ये किसकी वजह से डिक्रीज हुआ, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे जो रेफ्रिजरेटर्स या एक्सटिंग्विशर्स से निकलते थे। तो यूनाइट यू यूएनईपी ने क्या कहा कि हम कुछ ऐसे चीजें बनाएंगे कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, वो सीएफसी फ्री रेफ्रिजरेटर्स बनाए थ्रू आउट द वर्ल्ड, ताकि ये गैस जो है ये अफेक्ट ना हो, दैट इज ओजोन जो लेयर है वो अफेक्ट ना हो। ठीक है, ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, यानी जो हम हमारे गार्बेज निकलते हैं हम उसको कैसे मैनेज करें। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले कि गवर्नमेंट ने भी कहा है और हमें भी इन चीजों का ध्यान होना चाहिए कि जो भी गार्बेज निकल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर से पील्स निकलते हैं, सब्जियों के पील्स निकलते हैं, फ्रूट्स के पील्स निकलते हैं, ठीक है, उनको हम इधर उधर डंप ऑफ ना करें। तो गार्बेज जो होते हैं वो दो तरह के पहले तो होते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके बायोडिग्रेडेबल और दूसरे आपके होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं यानी इस पे डिकम्पोजर्स काम करेंगे। डिकम्पोजर्स कौन हो गए, हमारे फंजाई और बैक्टीरिया। इनका काम क्या होता है, कंपोजर्स। ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, इसे डिकम्पोज करते हैं, जो वेस्ट है इसको डिकम्पोज कर देंगे और इसे छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स में तोड़ देंगे और ये सॉइल के अंदर एज ए न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो डिग्रेड होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे अंडरस्टैंड करो कि फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट या फॉरेस्ट हैं, ठीक है, उनके अंदर जो एनिमल डाई किया या लीव्स जो फॉल ऑफ हो गई, कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही रिमूव हो जाती है। रीजन क्या होता है कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इस पे काम करते हैं और फाइनली इसको डिग्रेड, डिकम्पोजर का काम क्या होता है, डिग्रेड करना, चीजों को ब्रेकिंग डाउन कर देना, तोड़ देना स्मॉल पार्टिकल्स में, और उसको सॉइल्स जो होती हैं वो इस एब्जॉर्ब कर लेगी उस एज ए न्यूट्रिएंट। ठीक है, प्लांट के लिए वो क्या हो गया, एक न्यूट्रिएंट का काम करता है। हम क्या कहते हैं कि प्लांट की जो टॉप सॉइल होती है वो हाईली फर्टाइल होती है। रीजन क्या होता है कि उसके अंदर जो भी चीजें डाई कर गई, लाइक प्लांट कोई डाई किया या एनिमल्स, वो जो होते हैं उस पर डिकम्पोजर्स वर्क करते हैं और इन्हें डिकम्पोज करके वो टॉप सॉइल में जाके आपके चले जाते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स की वजह से जो चीजें डिकम्पोज हो जाती हैं दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, और जिन पे डिकम्पोजर्स फंक्शन नहीं कर पाते उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जिसमें एग्जांपल हम किसका लेते हैं, प्लास्टिक्स का। ये क्या है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। तो हम इसको इधर उधर थ्रो ना करें, इससे क्या होगा, पहली बात तो ये डिग्रेड नहीं होती, और दूसरा जो इकोसिस्टम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल कोई एनिमल इसको खा लेता है तो उसका गला क्या होगा, चोक होगा, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे रीजन है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछता है, अगर डिकम्पोजर्स आपके एनवायरनमेंट में ना हो तो क्या होगा। इस ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है और आपके पीवाईक्यू के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो आप कैसे जो है क्या होगा आपके एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इससे रिलेटेड और भी चीजें अगर कुछ रह जाती हैं तो हम पीवाईक्यू के अंदर उसको
कंप्लीट कर लेंगे। इन केस अगर कुछ भी रह जाता है, ठीक है, तो पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसके अंदर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हैव अ गुड डे। आपके कोई भी कमेंट्स हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपके क्वेश्चंस जो है वो सॉर्ट आउट कर दिए जाएंगे।